सौभाग्यम ज्योतिष संस्थान से मैं नरेंद्र गुप्ता ज्योतिष के इस वीडियो में आज आपके सामने राहु के रहस्यों पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। राहु को ज्योतिष में रहस्यमय ग्रह भी माना जाता है। रहस्यमय इसलिए कि राहु को राक्षस कुल से माना जाता है और राक्षसों के पास में जो शक्तियां थी उनके बारे में अनुमान लगाना सहज रूप से सरल नहीं था। राहु को सर्प की आकृति के रूप में जाना जाता है। राहु सर्प के सिर हैं, सांप के सिर हैं और केतु को सांप की पूंछ माना जाता है। ज्योतिष में राहु का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है। इसलिए यदि इस पर 1 घंटे की भी वीडियो बना दी जाए तो वो कम रहेगी, लेकिन मेरे ज्योतिष अनुभव के अनुसार जो मैंने पिछले 35 साल के अंदर अनुभव किया है उसके निचोड़ के आधार पर कुछ फलादेश राहु के मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ ये फलादेश आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे, खास तौर से उनके लिए जो ज्योतिष में काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ राहु का स्वभाव, राहु के परिचय आदि के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में राहु के कार्य क्षेत्र, उसके बाद ज्योतिष में राहु के प्रैक्टिकल्स, यहाँ जो कुंडली के हिसाब से राहु की जो प्लेसिंग होती है उसके हिसाब से राहु के जो फलादेश होते हैं वो किस तरह के होते हैं, और अंत में ज्योतिष के राहु के उपाय। इन्हीं में राहु से संबंधित रोगों के विवरण भी आएंगे और राहु के कारण से जो दुष्प्रभाव देखने में आते हैं वो किस किस तरह से आते हैं वो भी हम इन्हीं के बीच में समझाएंगे। भौतिक रूप से 7 ग्रह माने जाते हैं। सूर्य को ग्रह नहीं माना जाता है, लेकिन ज्योतिष के अंदर सूर्य को भी ग्रह माना गया है। इसके अलावा जो भी हैं ग्रह वो सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, शनि और गुरु, बृहस्पति। राहु को छाया ग्रह माना जाता है। राहु और केतु दोनों ही अदृश्य हैं। इस तरीके से ज्योतिष में कुल 9 ग्रह होते हैं। इन 9 ग्रहों में राहु को साहसी, इतना साहसी कि इन्हें दुस्साहसी कहना ज्यादा सही होगा, ग्रह माना गया है। ज्योतिष में सूर्य को तेजस्वी माना जाता है। इतने तेजस्वी होते हैं कि सूर्य के 15 डिग्री से कम में, यानी सूर्य के पास 15 डिग्री तक जो भी ग्रह यदि इनके साथ बैठते हैं तो सूर्य की तेजस्विता के कारण, सूर्य के तेज के कारण से वे अस्त हो जाते हैं और अपने प्रभाव को क्षीण कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। अब राहु की जो साहस और पराक्रम को देखें तो सूर्य और चंद्रमा, जब भी राहु के साथ युति होती है इनकी या दृष्टि संबंध बनता है, ग्रहण योग बना देते हैं। सभी ग्रहों में सिर्फ गुरु बृहस्पति ही ऐसे हैं जो राहु पर कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बावजूद जब भी राहु का गुरु के साथ में दृष्टि संबंध या युति बनती है तो गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। गुरु चांडाल योग में एक शालीन और सभ्य माने जाने वाले व्यक्ति या जातक के बारे में जो हम सोचते हैं उनसे अलग हट करके वो कुछ ऐसे काम कर जाता है जो उसके स्वभाव या व्यक्तित्व से मेल नहीं खाते हैं। ज्योतिष के बारे में यह माना जाता है कि जीव का जो अलग अलग पिछले जन्म रहे हैं ज्योतिष के द्वारा उनका भी ज्ञान किया जा सकता है। तो राहु और शनि को पिछले जन्म से भी संबंधित माना जाता है और पिछले जन्म के अनुसार जो जातक के पुण्य कर्म या पाप कर्म थे उसके हिसाब से इस जन्म में, वर्तमान जन्म में उन्हीं के फलादेश देने का कार्य इन दोनों ही ग्रहों का है। शनि का कार्य पिछले जन्म के आधार पर न्याय करने का है, निर्णय देने का है, और राहु का कार्य उन निर्णयों की पालना करवाना होता है। ऐसा माना जाता है कि न्याय प्रक्रिया में कठोरता या क्रूरता शामिल ही होती है, क्योंकि बिना क्रूरता के न्याय की पालना संभव ही नहीं है। इसलिए राहु और शनि की जब भी दशाएं आती हैं तो जन्म कुंडली में कितने भी शुभ अवस्था के अंदर ये दोनों ग्रह विराजमान हो, बैठे हुए हों, तो भी इनकी पूरी दशाएं कभी बहुत अच्छे शुभ प्रभाव देने वाली नहीं होती हैं। कुछ समय ऐसा भी आता है जिसमें इनके दुष्प्रभाव देखने को मिलते ही हैं। उसका कारण है कि जो भी जातक रेगुलर रूप में जो कार्य करता है
वह हमेशा धर्म की पालना के अंदर सक्षम नहीं होता है, उससे कहीं ना कहीं कुछ चूक होती है और वह अधर्म से संबंधित कार्य कर बैठता है या पाप कर्म कर बैठता है। इसलिए शनि और राहु को पाप ग्रह के स्थान पर क्रूर ग्रह मानना ज्यादा उचित होगा। पिछले जन्म के फलादेश को कार्य पालना करवाने में राहु इतने क्रूर हो जाते हैं कि जातक बहुत परेशान हो जाता है। जब तक पिछले जन्म के पाप कर्मों का पूरा हिसाब चुकता नहीं हो जाता, तब तक राहु जातक का पीछा नहीं छोड़ते। जातक जब कभी वर्तमान जीवन में धर्म और पुण्य के कार्य करता है तो पिछले जन्म के जो उसके पाप कर्म है उनको क्षीण करता जाता है। वो इसलिए कि पिछले जन्म के कर्म का जातक को कुछ पता तो होता नहीं है और उसे पिछले कर्म के दंड इस जन्म में मिल रहे होते हैं। तो जातक को यह एक फायदा होता है कि यदि इस जन्म में वह पुण्य कार्य और धर्म कार्य करेगा तो पिछले जन्म के जो पाप कर्म थे उसे वह क्षीण करता चला जाएगा। ऐसे कार्यों से राहु प्रसन्न होते हैं और उनकी दंडात्मक कार्यवाही किसी हद तक शांत होती चली जाती है। पाप कर्म और अधर्म राहु और शनि दोनों ही ग्रहों को पसंद नहीं है। दया, धर्म और कमजोर व्यक्तियों पर भरसक सहायता करना इन दोनों ग्रहों को पसंद है। जो निर्बल है उनकी सहायता करनी चाहिए, न कि उनके ऊपर किसी प्रकार की प्रताड़ना करनी चाहिए। सूर्य को जातक की आत्मा माना जाता है और चंद्रमा को जातक का मन माना जाता है। इन दोनों से अध्यात्म का निर्माण होता है। राहु को भौतिकतावादी ग्रह माना जाता है, इसलिए इन दोनों का मेल नहीं है। लेकिन फिर भी जो जातक आध्यात्म और धर्म के राह पर चलता है, राहु उनको परेशान करने की कोशिश नहीं करते हैं, अधिकतर परेशान नहीं करते हैं। जैसा कि अभी बताया था, राहु अत्यंत साहसी यानी दुस्साहसी होते हैं और जन्म कुंडली में जो जन्म कुंडली के 12 घर होते हैं उसमें 12 ही राशियां होती हैं। इनमें से कुछ राशियां राहु के मित्र होती हैं, कुछ ग्रह राहु के मित्र होते हैं, कुछ राशियां और ग्रह मिलकर के राहु से शत्रुता रखते हैं। इसलिए अलग अलग स्थानों के हिसाब से राहु की जैसी प्रकृति होती है वैसी ही जातक की प्रकृति भी बन जाती है। राहु के प्रभाव से जातक में कार्यकुशलता और कार्यदक्षता जैसे लक्षण प्राप्त होते हैं। जातक कार्य के प्रति समर्पित होता है। जन्म कुंडली में जब राहु अपनी शत्रु राशियों या शत्रु ग्रहों के साथ बैठे हों तो राहु जातक को सुस्त और आलसी बनाते हैं। कामकाज में अड़चनें आती हैं और कार्य सहज रूप से ठीक से संपन्न नहीं हो पाते हैं। जन्म कुंडली के हिसाब से जब जब राहु की दशाएं आएंगी, जातक की प्रकृति राहु जैसी ही होती चली जाती है। अब आते हैं जन्म कुंडली में राहु की स्थिति के अनुसार राहु की कार्य प्रणालियों पर। एक सरल स्थिति के लिए हम ये मान लेते हैं कि राहु यहाँ लग्न में स्थित है। वैसे राहु 12 घरों में से किसी भी घर के अंदर स्थित हो सकते हैं, किसी भी राशि में स्थित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हम जो अभी देख रहे हैं एक बहुत सरल स्थिति है कि राहु यहाँ लग्न में स्थित है। वैसे सामान्यतः ये माना जाता है कि राहु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। अर्थात राहु यदि लग्न में बैठे हैं तो यहाँ से 5वें भाव पर इनकी दृष्टि होगी, 7वें भाव पर दृष्टि होगी और 9वें भाव पर दृष्टि होगी। इन तीनों घरों में पूर्ण दृष्टि ये रखते हैं। लेकिन यदि शनि इनके ऊपर दृष्टि रखे या शनि के साथ ये युति करते हो तो राहु को एक विशेष गुण प्राप्त होता है। वो यह होता है कि शनि की जो दृष्टि होती है वह 3, 7 और 10 मानी जाती है। ऐसी स्थिति में जब शनि की दृष्टि राहु पर पड़े तो राहु को वो 3 दृष्टियां भी प्राप्त होती हैं जो शनि की होती हैं। यानी 5वीं, 7वीं, 9वीं तो ये राहु की है और शनि यदि यहां बैठे हों तो तीसरी दृष्टि राहु के ऊपर है इनकी। इस दृष्टि के कारण से राहु को ये दृष्टियां भी प्राप्त होंगी, यानी तीसरी और 10वीं दृष्टि भी प्राप्त हो जाती है। यदि शनि से ये देखे जा रहे हो तो राहु यहां बैठे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, इस पर भी दृष्टि होगी, 5वीं पर भी दृष्टि होगी, 7वीं पर भी दृष्टि होगी, 9वीं पर भी दृष्टि होगी और 10वें भाव पे भी दृष्टि होगी।
यदि इस तरह का कनेक्शन बन रहा हो तो राहु के प्रभाव में यदि 3, 7 और 9 के हिसाब से फलादेश सही नहीं बैठ रहे हो तो हमें 3, 5, 7 और 9वीं दृष्टि को ध्यान में रखते हुए फलादेश करने चाहिए, वो बिल्कुल सटीक बैठेंगे। अब देखते हैं राहु किन किन ग्रहों के साथ मित्र हैं। राहु की मित्रता बुध, शुक्र और शनि के साथ होती है। शनि की शत्रुता 3 ग्रहों के साथ होती है, सूर्य, चंद्र और मंगल। अब आते हैं राहु की मित्र राशियों पर। अभी यहां मैं फिलहाल राशियों के सिर्फ नंबर लिखूंगा, क्योंकि यदि उनके नाम लिखे तो थोड़े लंबे हो जाएंगे। 3, 6, 7, 9 और 12, यानी मिथुन, कन्या, तुला, धनु और मीन राशियां राहु की मित्र राशियां हैं। राहु 3 नक्षत्रों के स्वामी भी हैं, वो हैं आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। तो राहु जब भी अपने मित्र ग्रहों के साथ बैठे हों, अपनी मित्र राशियों में बैठे हों, अपने खुद के नक्षत्रों में बैठे हों तो बहुत शुभ परिणाम देते हैं। इसके अलावा राहु तीसरे स्थान के ऊपर बैठे हों, छठे में बैठे हों और 11वें में बैठे हों तो भी इनके परिणाम बहुत शुभ होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। राहु क्योंकि भौतिकतावादी ग्रह हैं और ये 2 जो घर हैं, 10वां कर्म स्थान है, ये लाभ या आय का स्थान है, ये दोनों भी भौतिकतावादी माने जाते हैं। इसलिए राहु जब यदि इन दोनों घरों में से किसी एक घर में हो तो भी इनके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। अब हम आते हैं जन्म कुंडली में राहु की प्लेसिंग के हिसाब से प्रैक्टिकल के ऊपर। सबसे ज्यादा अगर राहु की स्थितियां जातक के लिए गड़बड़ मानी जाती हैं तो वह लग्न स्थान ही है। लग्न स्थान में यदि राहु लाभ वाली स्थितियों में यानी शुभ स्थितियों में ना हो तो जातक पर बहुत ही खराब प्रभाव आते हैं। उनमें से पहला प्रभाव हम देखते हैं, लग्न को मस्तिष्क माना जाता है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं यहाँ बैठ करके। इस कंफ्यूजन से क्या होता है, भ्रम की स्थितियों से क्या होता है कि जब भी जातक अपने लिए अच्छी स्थितियों के निर्णय लेने में आता है तो अक्सर भ्रम की स्थितियों में वह ऐसे निर्णय ले बैठता है जो उसे लाभ की बजाय नुकसान करते हो। जैसा कि बताया गया था, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, तीसरी, छठी, 7वीं, 9वीं और 12वीं जो राशियां हैं उनमें राहु के प्रभाव शुभ रहते हैं। इसलिए उन राशियों को छोड़ करके बाकी के यदि राशियों के अंदर यहाँ बैठे हों तो राहु जातक को कंफ्यूज करेंगे। किस स्तर पर करेंगे? यदि शत्रु राशि में बैठे हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे, और यदि ये शत्रु राशि में ना बैठ करके कम शत्रु या सम राशि में बैठे हों तो कम कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इनके जो उपाय हैं उनमें माता देवी सरस्वती की आराधना करनी चाहिए, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, या दोनों में से किसी एक की आराधना करने से जातक की जो बुद्धि है यह नियंत्रित रहती है और कंफ्यूजन से दूर बनी रहती है। अब दूसरी जो प्रैक्टिकल हम देखें कि राहु यदि यहाँ कर्क राशि में स्थित हो तो राहु की कार्य प्रणाली जातक को किस प्रकार प्रताड़ित या पीड़ित करती है वो हम देखते हैं। ये मेरे अनुभव के अंदर आया हुआ है कि जातक खुद को आइसोलेट कर लेता है, अपने संबंधियों, मित्रों और परिवारजनों से दूरी बनाने लगता है, और इतनी दूरी बना लेता है कि वह अकेला रहना पसंद करता है, अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। किसी की भी राय उसे अपने लिए लाभप्रद नहीं लगती है, उसे यह लगता है कि यदि मैंने इनकी बात मानी तो मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा। यहाँ तक कि जो उसके शिक्षक हैं उसकी बात भी उसे समझ में नहीं आती है और यह मानता है कि यह चीज ठीक नहीं है। राहु की इस प्रकार की जो स्थितियां हैं जिसमें गहन अवसाद वगैरह आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, उसके अंदर 2 मंत्रों की माला का जाप करना चाहिए।
माला का मतलब 108 बार होता है। एक माला के अंदर 108 मनके होते हैं और हर माला के मनके के ऊपर एक बार मंत्र का जाप करना होता है। पहला मंत्र है ओम शंभु तेज से नमः शिवाय। इसकी एक माला करनी है और यदि ठीक ढंग से करते रहे तो 5 या 6 मिनट में इसकी एक माला पूरी हो जाएगी। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। यह भी छोटा मंत्र है और इसकी भी 5 से 6 मिनट में एक माला पूरी हो जाएगी। इसके लिए हमें करना कैसे है, इसका विधि विधान जो है वो इस तरह है कि किसी देवालय में जहाँ शिव जी स्थापित हों, शिवलिंग स्थापित हों, वहाँ जाएं। शिवलिंग के पास में एक दीपक जलाएं, उसमें इतना तेल या घी डालें। तेल सरसों का यूज करना है और यदि हम चाहें तो देसी घी भी यूज कर सकते हैं। वह लगभग 15 मिनट तक जलता रहे। उसके बाद में वहीं पास में एक साइड के अंदर बैठ जाएं और दोनों मंत्रों की एक एक माला का जाप करना है। माला का जाप इस तरह करना है कि वो मन ही मन जाप हो, मुंह से बोलकर नहीं करना है और होठ भी नहीं हिलाने हैं, चाहे इसके लिए हमें मास्क का यूज करना पड़े। इन मंत्रों के जाप से राहु की जो इस तरह के डिप्रेशन की जो स्थितियां होती है, एकांतवास जो होता है, वह खत्म होकर के ठीक होने लगता है। अब आते हैं, यदि राहु लग्न में ना बैठ करके अष्टम भाव में कर्क के राशि में ही बैठे हों तो 8वां भाव जमीन के अंदर यानी भूगर्भ या पाताल का भी माना जाता है और यहाँ राहु जातक को कुछ विशेषताएं देते हैं भूगर्भ से रिलेटेड, यानी जो भूगर्भ से जो प्राप्त है खनिज वगैरह, खनन जो करते हैं उससे रिलेटेड, या पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल वगैरह जो काम है, जातक को भूगर्भ की ज्ञान की विशेषताएं प्राप्त होती हैं। वह इन चीजों का विशेषज्ञ माना जाता है। राहु यदि 10वें और 11वें स्थान में हो तो क्या होता है, यह दोनों स्थान भौतिकतावादी होने के कारण से राहु को प्रिय हैं और राहु इनमें लाभप्रद स्थितियां ही देते हैं। इन दोनों घरों के अंदर बैठकर यह राजनीति भी देते हैं और राजनीति में जातक को इतना प्रखर कर देते हैं कि यदि जातक पढ़ा लिखा ना हो तो भी एक अच्छा राजनेता बनने के गुण रखता है। यदि जातक खुद का व्यवसाय करता है तो भी ये दोनों घर बहुत लाभप्रद हैं। राहु में व्यवसाय की बारीकियों से संबंधित ज्ञान होता है। बुध क्योंकि बुद्धि और ज्ञान से संबंधित है और व्यवसाय के घर में अगर बैठते हैं तो दोनों राहु बारीकियां और चालाकियां, यहाँ ज्ञान और बुद्धि मिलकर के जातक को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। जातक अपने बलबूते पर व्यवसाय के अंदर अपना नाम कमाता है, प्रसिद्ध होता है और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचता है। राहु क्योंकि साहस के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए व्यवसाय में जातक बहुत साहसिक निर्णय लेता है। इस साहसिक निर्णय के कारण हो सकता है कि उसे काफी नुकसान उठाना पड़े, लेकिन इसके बावजूद भी, उस नुकसान को उठाने के बावजूद भी जातक हमेशा लाभ की स्थितियों में ही रहता है। अब यदि राहु 8वें और 9वें स्थान में बैठे हों तब क्या स्थिति बनती है। 8वें स्थान में बैठे हों तो इनकी दृष्टि, पूर्ण दृष्टि दूसरे भाव पर होती है। उसी प्रकार से यदि राहु 10वें भाव में बैठे हों तो 5वीं दृष्टि भी दूसरे भाव पर पड़ती है। यदि यहाँ 9वें भाव के अंदर राहु बैठे हुए हों तो इनकी पूर्ण दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है। राहु जब भी दूसरे भाव पर दृष्टि रखते हैं, चाहे वह 8वें भाव में बैठे हों या 10वें भाव में बैठे हों, यह जातक के कुटुंब का भी घर होता है। जातक अपने कुटुंबियों की भरसक सहायता करता है, लेकिन होता इसका विपरीत है कि जब भी जातक को आवश्यकता होती है उन कुटुंबी जनों में से कोई भी जातक की सहायता नहीं करता है। इसी तरह से राहु यदि तीसरे भाव पर दृष्टि रखते हैं तो तीसरा भाव भाई बहनों का है। यही प्रभाव यहाँ भाई बहनों के भी साथ होता है। जातक भाई बहनों की मदद करता है, लेकिन जब भी जातक को जरूरत पड़ती है तब भाई बहनों से उसे सहायता प्राप्त नहीं होती है। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण युति पर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग पर।
वह है राहु और शुक्र की युति। कि राहु यदि 5वें भाव पर, यह भाव पिछले जन्म से भी संबंधित माना जाता है, यदि यहां शुक्र स्थित हो तो राहु की 5वीं दृष्टि शुक्र पर पड़ती है, और इस स्थिति के कारण से राहु प्रेम की एक अतृप्त प्यास जातक को देता है। चाहे जातक भरे पूरे घर परिवार से हो और उसे पूरी तरह की सुख सुविधाएं भी मिलती हों, लेकिन यहाँ प्रेम की एक अतृप्त भावना जातक के मन में हमेशा घर किए रहती है, और इस प्रेम की खोज में जातक हमेशा पूरे जीवन लगा रहता है, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है। अब यदि ऐसी स्थिति में शनि की दृष्टि भी 5वें भाव पर आ जाए, यानी पिछले जन्म से संबंधित जो दो ग्रह हैं राहु और शनि, वे दोनों भी 5वें भाव पर दृष्टि रखते हो, तो क्या होगा? तो भी यही स्थिति बनेगी, प्रेम की अतृप्त भावना और ज्यादा प्रखर हो जाएगी। देखिए, राहु यदि लग्न में बैठे हों, 11वें भाव में बैठे हों और 9वें भाव में बैठे हों, इन 3 जगहों पर बैठ करके 5वें भाव पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं। शनि यहाँ बैठे हो 3रे भाव में, तो भी 5वें भाव पर पूर्ण दृष्टि है, यहाँ से भी पूर्ण दृष्टि है, और इस घर से 8वें भाव से भी 5वें भाव पर पूर्ण दृष्टि है। तो राहु और शनि दोनों की दृष्टि यदि यहाँ पर है, पिछले जन्म से संबंधित घर पर है, और वहां शुक्र बैठे हुए हों, तो यह अतृप्त प्रेम की भावना बहुत प्रखर होती है, बहुत तेज होती है, सहन करना बहुत मुश्किल होता है। अब आते हैं राहु के कार्यक्षेत्र पर। इनका कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है। ऐसा माना जाता है कि महादेव जी के बाद में पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि के अंदर राहु के मुकाबले दूसरा कोई इंजीनियर नहीं है, इनके मुकाबले दूसरा कोई गणितज्ञ नहीं है। इसलिए जातक के ऊपर जब राहु का प्रभाव हो, शुभ प्रभाव हो, तो जातक गणितज्ञ यानी सीए और अकाउंट्स से संबंधित कार्य करता है, और उसमें बहुत अच्छा नाम कमाता है, बहुत कमांडिंग पोजीशन में होता है। जातक इंजीनियर बन सकता है, उसमें भी वो बहुत नाम कमाता है। जैसा कि हमने अभी देखा, राहु पाताल से संबंधित हैं और राजनीति के भी कारक हैं, इसलिए इनके प्रभाव से जातक भूविज्ञानी और राजनेता होते हैं। जातक अनपढ़ होते हुए भी बहुत अच्छे नेता साबित हो सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग का एक कार्य निर्माण कार्य भी है, भवन से संबंधित निर्माण कार्य है, विद्युत से संबंधित कार्य हैं, पानी के जहाज और नौकायन वगैरह, ये सभी इंजीनियरिंग से रिलेटेड कार्य हैं जो राहु के माने जाते हैं। राहु के ही प्रभाव हैं आयुर्वेद और वैद्य, सर्जन, डॉक्टर आदि। भूगर्भ से संपदा निकालना, भूगर्भ के रहस्य और जानकारियां, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, जमीन खोदने के कर्म, ये इनसे जो प्राप्तियां होती हैं वह भी राहु के ही कार्य हैं। जानवरों से संबंधित घोड़े, ऊंट, सांप और इनके चमड़े, चर्बी, हड्डी आदि से संबंधित जो भी कार्य हैं वो राहु से ही रिलेटेड माने जाते हैं। फोटोग्राफी और प्रिंटिंग के जो कार्य हैं, प्रचार और प्रसार से संबंधित जो कार्य हैं, वे भी राहु से ही संबंधित कार्य माने जाते हैं। जो नाड़ी का ज्ञान है, दवाओं का निर्माण है, ज्योतिष के विधान से जो चिकित्साएं हैं, यह सब राहु से संबंधित कार्य हैं। सेना से संबंधित जितने कार्य हैं, सैनिक कार्य है और जासूसी के कार्य हैं, वेशभूषाएं बदलना या बहरूपिया के जो कार्य हैं, ये भी सभी राहु से संबंधित कार्य हैं। अब राहु से संबंधित बीमारियों पर आते हैं। राहु किस किस तरह की बीमारियां देते हैं? सबसे पहले इनके जो लक्षण प्रतीत होते हैं, यदि हमें यह पता करना हो कि वर्तमान में राहु के कुछ गड़बड़ियां चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, तो उसका सबसे पहले पता चलता है पेट में गैस का बनना, अपच होना, इस तरह की जो बीमारियां हैं। इसके बाद वाली जो स्थितियां हैं, बवासीर यानी पाइल्स हो जाएं, इससे बढ़ते हुए फिर बाद में डिप्रेशन हो, बाल झड़ना शुरू हो जाएं और नाखून अपने आप ही टूटने लगें। इसके भी बाद में जो और प्रखर स्थितियां हैं और ज़्यादा खराब स्थितियां हैं,
वह रोग जो आसानी से पकड़ में नहीं आ रहे हो, हम बहुत चिकित्सा कर रहे हैं लेकिन वो रोग ठीक होने में नहीं आ रहे हैं। अल्सर है और पागलपन जैसे जो रोग हैं, ये राहु के ही दुष्प्रभाव माने जाते हैं। इनके अलावा जातक जो ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो उनसे आशा नहीं की जाती है, और वो सभी राहु के ही दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे गुरु या धर्म का अपमान करना, तांत्रिक कार्य करना, गड़े हुए धन वगैरह की इच्छाएं करना और उसके लिए लगे रहना, शराब पीना, नशे का आदी होना, झूठ बोलना, छल या कपट धोखा देना, जुआ सट्टा खेलना, कमजोरों पर अत्याचार करना, यह सभी ऐसे दुष्प्रभाव हैं जो राहु के कारण ही प्राप्त होते हैं। जो दुर्गुण माने जाते हैं, जो अच्छे कार्य नहीं माने जाते हैं, जैसे जुआगर, जुआ सट्टा, शराब बेचना, गांजा, अफीम, मद्यपान, इस तरह के नशे आदि का सेवन करना और बेचना, यह भी राहु के ही दुष्प्रभाव या राहु के खराब कार्यों में माने जाते हैं। अब आते हैं राहु के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। जब पितृदोष और काल सर्प योग हो तो जातक को बिजली की चोरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसे देवालय जहाँ अंधेरे होते हैं, जो अंधेरे में रहते हैं क्योंकि उन पे लाइट की व्यवस्था नहीं हो, ऐसे देवालयों में लाइट की व्यवस्था करे, राहु प्रसन्न होते हैं। जो गरीब कन्याएं हैं जिनके विवाह में दिक्कत आ रही हो, उन्हें वहां सहायता करे, इससे भी राहु प्रसन्न होते हैं। स्नान करते समय गुलाब जल, चंदन इत्र और गंगा जल मिला करके नहाने के पानी के अंदर उससे स्नान करें, इससे भी राहु प्रसन्न होते हैं। सरसों का तेल, तिल काले वाले और कंबल का दान करें। हाथी को चारा खिलाएं और आटे की गोलियां मछलियों को डालें, इससे भी राहु प्रसन्न होते हैं। जो रोगों के खर्चे और ब्राह्मणों के जो पंडित कार्य हैं या ज्योतिष कार्य हैं, इनकी दक्षिणा नहीं रोकनी चाहिए। यदि दक्षिणा रोकेंगे तो इससे राहु रुष्ट होते हैं। जब भी ध्यान, स्नान और पूजा पाठ आदि करें, दान करें, तो उस समय एक मंत्र जपना चाहिए, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणाम्यहम। इस पूरे वीडियो में जहां जहां आवश्यक हुई वहां वहां राहु से संबंधित उपाय बताए गए हैं। इन सब उपायों के अतिरिक्त राहु के जो बहुत अच्छे उपाय हैं, उनमें से एक उपाय यह है कि जिन जगहों पर धार्मिक कार्यों के लिए भंडारा या खाना होता है, ऐसे स्थानों पर जातक अपने वजन के बराबर का कोयला दान में दे, वहां खाना बनाने के लिए। ज्योतिष के अगले वीडियो में काल सर्प योग के ऊपर चर्चा होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें और इसे अपने मित्रों को भी शेयर करें। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का और विचार विमर्श करना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरा पूरा प्रयास होगा आपकी जो भी उत्सुकता हो उसे शांत की जा सके। धन्यवाद।